नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आभासी बल, स्यूडो फोर्स। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आभासी बल के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आभासी बल की विभिन्न स्थितियां होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आभासी बल, स्यूडो फोर्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम आभासी बल के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि किन स्थितियों में आभासी बल काम करता है, उनके फॉर्मूले क्या होंगे, जब लिफ्ट गति करती है तो उसकी विभिन्न स्थितियों में लगने वाला आभासी बल, उनकी सभी स्थितियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ में आभासी बल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमने नीट और IIT के इस बैच में इससे पहले कक्षा 11 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है और लगातार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। साथ में उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो NCERT की पाठ्यपुस्तक से और जो गत वर्षों के प्रश्न पत्रों में से हमने शामिल किए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हम वीडियोज़ में शामिल कर रहे हैं। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, लाभ हो सके। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आभासी बल की कि आभासी बल होता क्या है, आभासी बल कहेंगे किसे। तो देखिए विद्यार्थियों, आभासी बल जब कोई निर्देश तंत्र त्वरित गति करता है तो उस निर्देश तंत्र के अंदर रखी वस्तु के ऊपर लगता हुआ प्रतीत होता है। ये निर्देश तंत्र की गति की विपरीत दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है और इस बल को हम आभासी बल कहते हैं। देखिए, इसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास में ये कोई निर्देश तंत्र है, ऐसे ये कोई निर्देश तंत्र है। बस समझ लीजिए, ट्रक समझ लीजिए, ट्रेन का डिब्बा समझ लीजिए, या कोई हम इसको ही क्या लेकर चल रहे हैं, निर्देश तंत्र लेकर चल रहे हैं। ये जो निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र की गति त्वरित गति होनी चाहिए। जैसे ये हम कंसीडर कर लें कि ये A0 त्वरण से इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। अब क्या होता है, इस निर्देश तंत्र के अंदर कोई पिंड रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m। इसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। तो जब निर्देश तंत्र त्वरित गति करता है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है और उस बल को ही हम आभासी बल कहते हैं। देखिए, क्लियर कर लीजिए कि जब कोई निर्देश तंत्र त्वरित गति करता है तो उस निर्देश तंत्र में रखी वस्तु पर गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है, जिसे हम आभासी बल कहते हैं। और उस आभासी बल का मान कितना होता है, m A0, क्योंकि m इस वस्तु का द्रव्यमान, A0 निर्देश तंत्र का त्वरण होता है, वही इसका त्वरण हो जाएगा, गति की विपरीत दिशा में हो जाएगा। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। आभासी बल गति की विपरीत दिशा में काम करता है, उसका एक्सेलरेशन निर्देश तंत्र के एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ओके, तो देखो डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं कि जब कोई निर्देश तंत्र त्वरित गति करता है तो गति की विपरीत दिशा में
निर्देश तंत्र में रखे पिंड पर, निर्देश तंत्र में रखे पिंड पर बल लगता हुआ प्रतीत होता है, बल लगता हुआ प्रतीत होता है। यह आभासी बल कहलाता है, यह आभासी बल कहलाता है। इस बल को ही हम क्या कहते हैं? आभासी बल कहते हैं। ओके, इस बल को ही क्या कहा जाता है? आभासी बल कहा जाता है। अब देखिए हम यहां पर चर्चा करेंगे कि इस बल का मान कितना होता है। देखिए ये रियल में कोई बल नहीं है, जब कोई निर्देश तंत्र गति करता है तभी ये लगता हुआ प्रतीत होता है, निर्देश तंत्र की गति की विपरीत दिशा में ये काम करता है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास में जो निर्देश तंत्र है उसका एक्सेलरेशन a0 है। माना निर्देश तंत्र का त्वरण a0 है, तो उसमें रखे पिंड पर आभासी बल, उसमें रखे पिंड पर आभासी बल, तो जो आभासी बल है उसको मैं F0 से पुट कर दूं, जो कि ma0 के इक्वल होता है। F0 बराबर ma0। देखिए ये जो बल है वो निर्देश तंत्र की गति की विपरीत दिशा में काम कर रहा है, निर्देश तंत्र की गति की विपरीत दिशा में काम करेगा। निर्देश तंत्र के त्वरण की विपरीत दिशा में काम करता है। निर्देश तंत्र का जो त्वरण होता है उसकी विपरीत दिशा में ये काम करता है, गति की दिशा में नहीं कह रहा हूं मैं। निर्देश तंत्र का जो एक्सेलरेशन होता है उसकी विपरीत दिशा में, जैसे मान लो ये v वेग से नियत वेग से चल रहा था और फिर अचानक इसको रोका जाए, वेग इसका धीरे धीरे करते हुए 0 किया जाए, तो मंदन लगाया जाएगा, तो त्वरण पीछे की ओर लगाया जाएगा, तो इस आभासी जो बल है वो आगे की ओर काम करेगा। ये क्लियर करना है, जो निर्देश तंत्र का एक्सेलरेशन होता है उसकी विपरीत दिशा में काम करता है। ओके, तो ये इतना आभासी बल काम करेगा, ये मैंने डायग्राम से भी आपको एकदम क्लियर कर दिया है। अब देखो ये तो है जब निर्देश तंत्र रेखीय गति करता है, सरल रेखीय पथ पर गति करता है, तो उसमें रखे पिंड पर लगने वाले आभासी भार का फॉर्मूला ma0। अब देखिए कई निर्देश तंत्र वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, घूर्णन गति करते हैं, तो उन निर्देश तंत्रों के अंदर रखे पिंड पर भी एक आभासी बल काम करेगा, जो कि वृत्ताकार पथ के केंद्र से दूर की ओर काम करता है। उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। चलिए देख लीजिए कि जब कोई निर्देश तंत्र वृत्ताकार पथ में गति करता है, वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो उसमें रखे पिंड पर केंद्र से दूर की ओर, आभासी बल, केंद्र से दूर की ओर आभासी बल लगता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे
अपकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ये हमारे पास में कोई सर्कुलर पाथ है, एक ऐसा पथ है, एक सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ पर कोई कण, इसका द्रव्यमान है हम स्मॉल m कंसीडर कर लें, रेडियस r कंसीडर कर लें, तो इसके ऊपर एक बाहर की ओर बल लगेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसका जो वेग है वो v है। देखो इन चीज़ों को क्लियर कर लें कि स्मॉल m द्रव्यमान का कण है, द्रव्यमान कितना है स्मॉल m, वेग कितना है कण का v, वृत्ताकार पथ की रेडियस कितनी है स्मॉल r। हम ये जानते हैं कि वृत्ताकार पथ पर यदि कोई कण गति कर रहा है तो उसे गति कराने वाला एक बल अवश्य ही होगा। जैसे इस पिंड को हम डोरी से बांधकर घुमा रहे हैं तो तनाव बल काम करेगा जो कि केंद्र की ओर काम करता है, जो कि किधर काम करेगा, तो इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने वाला एक बल अवश्य है जो कि इसके परिधि से केंद्र की ओर होता है। देखो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, कोई भी पिंड है वो वृत्ताकार पथ में ऐसे नहीं घूमेगा, वृत्ताकार पथ में नहीं घूम सकता। वृत्ताकार पथ में घुमाने का मतलब है आप वेग में परिवर्तन कर रहे हैं, और वेग में परिवर्तन करने के लिए आपको बल की आवश्यकता होती है, और वो जो बल काम करेगा वृत्ताकार पथ में घुमाने वाला वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। उसका जो मान होता है वो अभिकेंद्रीय बल के इक्वल होता है। अभिकेंद्रीय बल परिधि से केंद्र की ओर लगता है। किधर से किधर लगेगा, परिधि से केंद्र की ओर काम करेगा। जैसे हम डोरी बांधकर इसको घुमा रहे हैं तब डोरी में जो तनाव है वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में होता है। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो विद्युत आकर्षण बल होता है वही अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम करता है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, या कोई उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी और उपग्रह के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वही यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया कि कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, इट मीन्स उसको घुमाने वाला एक बल है, वृत्ताकार पथ में घुमाने वाला बल है जो कि परिधि से केंद्र की ओर होता है, और वह बल अभिकेंद्रीय बल के इक्वल होता है। किसके तुल्य होता है, अभिकेंद्रीय बल के इक्वल होता है। इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुन लीजिए कि यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास में एक स्टेज है और वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, उसके ऊपर हम क्या कर दें, कोई टेबल है गोल, उसके ऊपर हमने कोई पिंड रख दिया, उसको यदि घुमाया जाए तो उस पिंड के ऊपर आभासी बल काम करेगा, केंद्र से दूर की ओर काम करेगा। जैसे यहाँ पर ये पिंड है तो इस पर बाहर की ओर भी एक बल काम कर रहा है, ठीक है, एक आभासी बल काम कर रहा है, और वो जो आभासी बल है उसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। उस आभासी बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, इसके ऊपर आभासी बल काम करेगा ma0, ma0, यह है आभासी बल, ये क्या है, आभासी बल है। ओके, ये मैंने आभासी बल बताया। देखो यहाँ पर a0 निर्देश तंत्र का त्वरण है, निर्देश तंत्र का त्वरण कितना है a0, m पिंड का द्रव्यमान जो कि त्वरित निर्देश तंत्र के अंदर रखा हुआ है, तब आभासी बल है ma0 के इक्वल होगा। ठीक उसी प्रकार से ही यहाँ पर भी समझें आप कि ये जो कण है स्मॉल m द्रव्यमान का, इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने वाला एक अभिकेंद्रीय त्वरण जो कि परिधि से केंद्र की ओर होता है, v²/r होता है। कितना लग रहा है केंद्र की ओर, यहाँ पर है v²/r अभिकेंद्रीय त्वरण। AC से हम उसको पुट कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो निर्देश तंत्र जब त्वरित गति करता है तो उसके त्वरण की विपरीत दिशा में, देखो यहाँ पर भी निर्देश तंत्र त्वरित गति कर रहा है तो त्वरण की विपरीत दिशा में आभासी बल काम करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर निर्देश तंत्र त्वरित गति कर रहा है तो उसमें त्वरण है AC v²/r, तो उसे त्वरण की विपरीत दिशा में त्वरण लगेगा, विपरीत दिशा में त्वरण काम करेगा, और आभासी बल केंद्र से दूर की ओर, केंद्र से दूर की ओर काम करेगा।
और यहाँ पर देखिए जो आभासी बल है वो है अपकेंद्रीय बल। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। FC से हम पुट करते हैं MAC के इक्वल होगा। देखो ये जो C है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है ये, अपकेंद्रीय त्वरण। और इस अपकेंद्रीय त्वरण का मान कितना होगा? v²/r के इक्वल, अभिकेंद्रीय त्वरण के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें, दोनों ही, ये तो है सरल रेखीय गति निर्देश तंत्र की और ये है वृत्ताकार पथ में गति। दोनों जगह एकदम क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर तो ma0 आभासी बल काम करता है, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के रूप में आभासी बल कार्य करता है। तो वृत्ताकार पथ में जो आभासी बल यहाँ पर लग रहा है वो है mv²/r, अपकेंद्रीय बल के रूप में लगता है वृत्ताकार पथ के केंद्र से दूर की ओर या परिधि, केंद्र से परिधि की ओर काम करता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा लिफ्ट की गति, कि जब कोई लिफ्ट त्वरित गति करती है, लिफ्ट कौन सी गति करेगी? त्वरित गति करती है, तो उस लिफ्ट में रखे पिंड पर, उस लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति पर भी एक आभासी बल काम करेगा। और वो आभासी बल कितना होगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट की त्वरित गति का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आभासी बल से रिलेटेड ही हमारे पास में एक टॉपिक है, लिफ्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु का आभासी भार। देखिए आपने लिफ्ट में गति की होगी। जब आप लिफ्ट में बैठते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो हमें अपना जो वजन है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आती है तो हमें अपना जो वजन है वो घटा हुआ महसूस होता है। झूला झूलते समय भी आपने महसूस किया होगा कि जब झूले में राउंड इस तरीके से लगता है, गोल घूमने वाला झूले की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इसमें जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अपना वजन बढ़ा हुआ महसूस होता है। हालांकि उस समय हमें ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन जैसे झूला ऊपर की ओर से नीचे की ओर आता है तब हमें डर लगता है, हमारा कलेजा खड़ा हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? जब वो नीचे की ओर आता है तो उसका आभासी भार कम हो जाता है और उस स्थिति में डर वाली स्थिति भी आ जाती है। तो देखिए कौन सी स्थिति, लिफ्ट में भी वैसी ही सिचुएशन देखेंगे। और देखिए इस तरीके से दोलन गति करने वाले झूले की यदि हम बात करें तो ऊपर की ओर जाते समय डर कम लगता, बट वो ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहा होता है तब वो डर वाली स्थिति होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो भार है उसमें कमी आ जाती है। भार में जब कमी आती है तब थोड़ा ज़्यादा डर महसूस होता है। ओके, तो लिफ्ट में हम सभी सिचुएशन की बात करेंगे, सभी स्थितियों की यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जब लिफ्ट नीचे की ओर ऊपर की ओर त्वरित गति एक समान वेग से गति करती है तब उसमें बैठे व्यक्ति या पिंड पर कितना बल लगता हुआ प्रतीत होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, बोर्ड पर ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक तुल्य हमने देखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक तुल्य हम देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक तुल्य के ऊपर क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक तुला है और यहाँ पर डिजिटल में आपका द्रव्यमान बताएगा, डिजिटल संकेत आएंगे। और जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और वो ये व्यक्ति है इस डिजिटल तुले के ऊपर खड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक तुला है इसके ऊपर खड़ा है, तब इसका जो ये क्या बताता है? कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या बताता है, भार बताता है कि द्रव्यमान बताता है या ये क्या चीज़ बताता है? इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। तो इसको यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि ये द्रव्यमान को ही बताता है। किसको बताएगा? ये इस तरीके से सेट है कि ये पूरी तरह से किसको बताएगा? द्रव्यमान को बताएगा। लेकिन एक्चुअल में ये कैसे काम करता वो देख लीजिए कि जैसे ये जो व्यक्ति है इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, तो इस व्यक्ति के ऊपर नीचे की ओर mg ये भार काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? mg इसका भार है जो कि नीचे की ओर। तो ये जो भार है वो किधर लग रहा है? व्यक्ति पर लग रहा है और व्यक्ति से इस मशीन पर लग रहा है। व्यक्ति किस पर भार लगा रहा है? मशीन पर। अब मशीन इसके तत्पश्चात प्रतिक्रिया करती है। मशीन क्या करेगी? प्रतिक्रिया करेगी और प्रतिक्रिया फलस्वरूप मशीन व्यक्ति के ऊपर एक बल लगाएगी
और उस बल को हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। उस बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल होती है, और यहां पर ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है वही भार को बताता है। वही किसको बताएगा? भार को इंगित करेगा। तो हमारी जो मशीन है वो प्रतिक्रिया बल को व्यक्त करती है और उसमें से हमें द्रव्यमान को बताती है। प्रतिक्रिया होती उसको इंगित करती है। तो जब कहीं पर भी देखो, कई जगह पर, कई बुक्स में और क्वेश्चन में भी हमने बहुत सारी जगह देखा है, और भार बता देते हैं कि कोई व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है, तो इसका मतलब वो द्रव्यमान ही है। और वैसे जो भार होता है वो गुरुत्वीय बल होता है। भार का मतलब क्या है? एक तरीके का बल है। लेकिन कई जगह पर भार 60 किलोग्राम है, इट मीन्स वो द्रव्यमान को ही इंगित कर रहा है। ओके। और कई जगह पर आप जैसे हमारे घरों में यूज में आने वाली जो वस्तुएं हैं उनके अंदर जो लेबल होता है उस पर आपने देखा होगा कि नेट वेट, तो वो द्रव्यमान ही होता है। उस कंडीशन में जो नेट वेट कह रहे हैं ना, वो क्या है? द्रव्यमान ही होता। ओके, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट की सभी स्थितियों की चर्चा यहां पर हम करेंगे। और देखें लिफ्ट में क्या होता है। लिफ्ट में यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उस व्यक्ति के द्वारा लिफ्ट पर क्या लगेगा? गुरुत्वीय बल लगेगा, और लिफ्ट उस व्यक्ति के ऊपर प्रतिक्रिया करेगी, जिसे हम आर से व्यक्त कर रहे हैं। और वो जो प्रतिक्रिया बल है वही आभासी भार है। प्रतिक्रिया बल ही क्या है? आभासी भार। प्रतिक्रिया बल ही क्या है? आभासी भार है। ओके, प्रतिक्रिया बल ही क्या है? आभासी भार। ओके, समझ आ जाना चाहिए। तो ये तो है आर। तो हमें यही ज्ञात करना है। आभासी भार यदि हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, इट मीन्स क्या ज्ञात करना है? हमें आर ज्ञात करना है। ओके, चले मैं लिफ्ट की सारी स्थितियां आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले हम पहली स्थिति ले रहे हैं। ये हमारे पास में है लिफ्ट। ये हमारे पास में क्या है? लिफ्ट। और ये इसमें मौजूद है, जैसे मैं द्रव्यमान ही ले लेता हूं, ये स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड यहां पर, बॉडी यहां पर रखी हुई है। अब इसमें हम सारी सिचुएशन लेंगे। देखिए जैसे ही इस बॉडी को हम रख देंगे तो इसके ऊपर नीचे की ओर mg, ये गुरुत्वीय भार, ये ऊपर की ओर r, ये दो तो हमेशा काम करेंगे ही करेंगे। चाहे लिफ्ट स्थिर अवस्था में हो, चाहे एक समान वेग से गति कर रही हो, चाहे त्वरित गति कर रही हो, ये दो बल तो यहां पर हर सिचुएशन में काम करेंगे। ओके, अब मैं यहां पर अलग अलग स्थितियां ले रहा हूं। पहली स्थिति है, पहली स्थिति कौन सी है? कि ये स्थिर हो। लिफ्ट कैसी है? स्थिर। लिफ्ट कैसी है? स्थिर। इट मीन्स ये हुआ है कि इसका एक्सेलरेशन 0, इसका वेग 0, तो ऊपर की ओर लगने वाला बल नीचे की ओर लगने वाले बल के बराबर। तो इसका जो आभासी भार है, ये जो आर है वो क्या है? आभासी भार। आर क्या चीज है? आभासी भार है। देखो इसे समझ लीजिए। और ये जो mg है वो इसका वास्तविक भार है। तो इसका आभासी भार इसके वास्तविक भार के बराबर होगा जब लिफ्ट स्थिर होती है। जब लिफ्ट क्या होती है? स्थिर। देन यहां पर आभासी भार और वास्तविक भार दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति में ले लेता हूं यहां पर कि जो लिफ्ट है वो नियत वेग से गति कर रही है। नियत वेग से गतिमान हो। देखो मेरी बात को समझ लीजिए। वो ये नियत वेग से ऊपर की ओर गतिमान हो सकती है, नीचे की ओर भी गतिमान हो सकती है। मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि ये नियत वेग से ऊपर की ओर गति कर रही है। देखो वेग जब नियत होता है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहां पर भी एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो यहां पर केवल और केवल दो ही बल काम कर रहे हैं, क्योंकि वेग जब नियत होता है, चाहे वस्तु नीचे की ओर गति कर रही हो चाहे ऊपर की ओर गति कर रही हो, मतलब यहां पर लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है चाहे ऊपर की ओर कर रही हो। वेग नियत, इट मीन्स एक्सेलरेशन 0, और जब एक्सेलरेशन 0 है तो r mg के बराबर होगा और आभासी भार वास्तविक भार के इक्वल हो जाएगा। आभासी भार किसके इक्वल हो जाएगा? वास्तविक भार के तुल्य हो जाएगा। अगली सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं।
मैं अब ले रहा हूं यहां पर, देखिए समझते चले जाएंगे आप एक एक करके। तीसरी कंडीशन क्या है? लिफ्ट नियत त्वरण, अब की बार एक्सेलरेशन है यहां पर, नियत त्वरण ए से ऊपर की ओर गतिमान हो, ऊपर की ओर गतिशील हो, ऊपर की ओर गति कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखेंगे आप। ये अब की बार ये ऊपर की ओर ए त्वरण से गति कर रही है, तो पिंड के ऊपर देखिए यहां पर जो टोटल फोर्स काम करेगा वो है एम ए, और ऊपर की ओर आर माइनस एम जी। देखो इन चीजों को समझना, टोटल ऊपर की ओर लग रहा है इसलिए ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दिया, आर माइनस एम जी। ओके, हमें आर चाहिए तो आर बराबर क्या आ गया, एम ए प्लस में एम जी, आर बराबर आ गया है एम ए प्लस जी। यहां समझें इसको, इसे अच्छे से समझ लीजिए कि जो आभासी भार है, आर क्या है, आभासी भार, ये बढ़ा हुआ एम ए प्लस एम जी, तो एम जी के अंदर एम ए और जुड़ रहा है तो ये बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर गति करती है तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपना जो भार है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, ये यहां से इस फॉर्मूले से भी क्लियर हो गया है। फिर मैं बात करता हूं, लिफ्ट नियत त्वरण ए से नीचे की ओर गति कर रही है। अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन हमने कौन सी ले ली है, चौथी कंडीशन। इसमें हम लिफ्ट को त्वरित कर रहे हैं बट अब की बार नीचे की ओर गति कर रही है। जब लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है तो यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे, एम ए बराबर एम जी माइनस में आर हो जाएगा, एम ए बराबर एम जी माइनस आर। देन यहां से क्या आ जाएगा, आर बराबर एम जी माइनस एम ए, और ये तो है वास्तविक भार, इसमें से कुछ भार कम हो जाएगा तो आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। यहाँ पर लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना वजन घटा हुआ महसूस होता है, और ये वाली जो सिचुएशन होती है वो ज़्यादा डर वाली सिचुएशन होती है, व्यक्ति को डर भी लगता है। ओके, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो, लिफ्ट क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। जैसे मान लीजिए इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब जैसे मान लीजिए लिफ्ट किसी डोरी से बंधी होती है, इसको रस्सियों केबल से बांधकर ऊपर नीचे ले जाया जाता है और इस केबल को ही काट दिया जाए, केबल को ही क्या कर दिया जाए, यहां से काट दें, तो केबल को काट देंगे तो जो लिफ्ट है वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी। जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो, जब लिफ्ट क्या कर रही हो, लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो, जब लिफ्ट क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक गिरें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। तो देखो एम ए बराबर मैंने अभी अभी बताया एम जी माइनस में आर, और आर बराबर एम जी माइनस में एम ए, और यहाँ पर ए है वो जी के इक्वल है। देन यहाँ पर आर है वो जीरो हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, जीरो। तो आभासी भार है वो उस व्यक्ति को, पिंड को शून्य महसूस होगा। ये भारहीनता की स्थिति होती है। ये कौन सी स्थिति है जो उपग्रह पर व्यक्ति को महसूस होती है, वही स्थिति है भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। ओके, तो जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही होती है तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपना जो वजन है वो शून्य महसूस होता है। इस स्थिति को हम भारहीनता की स्थिति कहते हैं, वेटलेसनेस, भारहीनता की स्थिति। ओके, देखो एक और मैं यहाँ पर कंडीशन ले लेता हूँ कि जब एक्सेलरेशन नीचे की ओर ही है और गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा है, गुरुत्वीय त्वरण से इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन सबको देखिए कि जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, ए का मान जी से अधिक है, नीचे की ओर
गतिमान हो, नीचे की ओर गतिमान हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए समझिए कि टोटल जो बल काम करेगा वो तो है ma, वो तो कितना लग रहा है ma, और यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है कि a है वो g से बड़ा है, a क्या है, g से बड़ा है, और नीचे की ओर लगने वाला बल बड़ा है तो mg माइनस में r, हमें r चाहिए तो mg माइनस में ma, और मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया a बड़ा है g छोटा है, a बड़ा है g छोटा है, तो यहां से हमारे पास में m यदि मैं कॉमन ले लूं तो g माइनस a, और ये जो ब्रैकेट है इसका मान ऋणात्मक आएगा क्योंकि g छोटा है a बड़ा है, तो r है वो ऋणात्मक आएगा, r कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा, और r जब नेगेटिव आता है, r जब नेगेटिव आता है तो यहां पर जो वस्तु है वो इस छत से ऊपर की ओर चिपक जाएगी, इस वस्तु पर आभासी बल काम करेगा और उस स्थिति के अंदर ये इस वस्तु जो लिफ्ट है इसकी छत से जाकर चिपक जाएगी। देखो जब लिफ्ट g त्वरण से गति करती है तब तो इसे भारहीनता की स्थिति महसूस होती है, लेकिन जब एक का मान g से ज़्यादा हो जाता है तब ये लिफ्ट इसकी छत से जाकर चिपक जाएगी, ये जो पिंड है वो लिफ्ट की छत से जाकर चिपक जाएगा। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि लिफ्ट से रिलेटेड है, आभासी बल से संबंधित है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक व्यक्ति का भार जब लिफ्ट स्थिर है और जब लिफ्ट एक समान त्वरण a से नीचे की ओर आती है का अनुपात 3:2 दे रखा है, तो a का मान क्या होगा। देखिए हमें रेशियो किनका, जब लिफ्ट स्थिर है तब उसका भार है, और जब लिफ्ट एक समान त्वरण a से नीचे की ओर गति कर रही है उन दोनों का जो रेशियो वो 3:2 दे रखा है, हमें a का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि W1 अपॉन W2 ये हमें दे रखा है 3/2। ये जो W1 है जब लिफ्ट स्थिर है तब भार, और जो W2 है जब लिफ्ट a त्वरण से नीचे की ओर, तो उसका जो भार होगा जब वो लिफ्ट नीचे की ओर आती है, लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो यहां से जो भार है वो g माइनस a हो जाएगा, तो m से m कैंसिल हो गया, g बट्टे में g माइनस a, यहां से गुणा कर दीजिए 3g माइनस 3a बराबर 2g, तो यहां से g बराबर आ गया 3a और a बराबर आ गया g बट्टे में 3। गुरुत्वीय त्वरण के तीसरे हिस्से के त्वरण से लिफ्ट गति कर रही है। आगे देखेंगे कि 80 किलोग्राम भार का एक मनुष्य लिफ्ट में भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान हो तो मशीन का पाठ्यांक, मशीन प्रतिक्रिया बल को बताती है, और प्रतिक्रिया बल जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो g प्लस a हो जाएगा, और m यहाँ पर कितना है, m यहाँ पर है 80, g हमारे क्वेश्चन में 10 लेना है और g हमें 5 दे रखा है, तो 15 को 80 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया 1200 न्यूटन। कितना आ गया, 1200 न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि लिफ्ट में रखी हुई स्प्रिंग तुला से एक वस्तु लटकी हुई है। एक लिफ्ट है और उसके अंदर कौन सी तुला रखी है, स्प्रिंग तुला। जब लिफ्ट ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करती है तब स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक है। देखिए कि स्प्रिंग तुला से कोई वस्तु लटकी हुई है और जब लिफ्ट त्वरित गति कर रही है ऊपर की ओर, लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर की ओर, तो तुले का पाठ्यांक क्या होगा, तो वो आभासी भार को बताता है। और हम ये जानते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब उसका आभासी भार है वो बढ़ जाता है। आभासी भार है वो क्या हो जाता है, आभासी भार बढ़ता है। आभासी भार बढ़ेगा तो पाठ्यांक भी बढ़ जाएगा, पाठ्यांक भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है। स्प्रिंग तुला
का जो पाठ्यांक है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने आभासी बल से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देखे, विभिन्न स्थितियां देखी, समझी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने समझे। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो मुक्त कण आरेख से रिलेटेड होने वाला है। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के हम 2 वीडियो लेकर आएंगे। उसके पश्चात ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म होने वाला है। तो विद्यार्थियों अगले जो वीडियो होंगे, दोनों जो वीडियो होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम से आप यांत्रिकी में जो जटिल समस्याएं होती है उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।